हेलो एवरीवन, दिस इज जयश्री और आज आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनका नाम मात्र भारत में ही नहीं पर विदेश में हर एक कोने में गूंज रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेव अर्थ मिशन के इंडिया चैप्टर के हमारे प्रेसिडेंट जिन्होंने 1 घंटे में 5 लाख वृक्ष उगा के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और इतना ही नहीं, फोर्ब्स, रॉयटर्स, टेडेक्स, बिजनेस इनसाइड में जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज बिगेस्ट केस स्टडी ऑन अर्थ। सो वेलकम मिस्टर संदीप चौधरी ऑन चैनल। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ऑसम, थैंक यू। सो सर, जैसा कि मैं जानती हूँ कि लाखों लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो आपको जानना चाहते हैं। सो उससे पहले कि हम वहाँ पे पहुँचे, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आप कहाँ से आते हैं और कैसे आपका जीवन की शुरुआत हुई? मैं सबसे पहले जो भी दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं सभी का दिल से स्वागत करता हूँ मैं। ओके। मेरी शुरुआत एक गोदारा की ढाणी एक गांव से मेरी शुरुआत हुई जो एक झुंझुनू जिले में पड़ता है। ओके। जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे ननिहाल रहता था, मैं बिरोल गांव करके बोलते हैं। जब मैं फर्स्ट क्लास में था तब जब स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम पे दोपहर का टाइमिंग था, उस टाइमिंग पे मेरी चप्पल चोरी हो गई थी। अच्छा, चप्पल चोरी हो गई थी? यस। ओके। तो 3 किलोमीटर तक मुझे पैदल जाना था मेरे ननिहाल के घर पे। हाँ जी, हाँ जी। नानी के पास में 1 किलोमीटर तक गया तो मतलब मेरी रात आत्मा की रूहें कांप गई। इतनी ज़्यादा धूप थी, नंगे पाँव था मैं। ओके। नानी को मैंने आवाज़ लगाई तो वहाँ से आवाज़ कहाँ से सुनेगी। आपने कहावतें सुनी होगी कि आपको नानी याद आ गई, तो मेरी बचपन में नानी याद आई हुई है। वाह। यस। तो आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया एक्चुअली। तो एक एक्सपीरियंस वो है। दूसरा एक्सपीरियंस, मेरे पापा के साथ मेरी एक शर्त लगी थी, तो मुझे ननिहाल जाना था। शर्त लगा के बिना पैसे बस में बैठ के मैं ननिहाल पहुंचा था। वो 1995 की बात है। ओके। जब मैं 2nd क्लास में था। ओके। उस शर्त को जीतने पे मुझे एक केला मिलना था। लेकिन मैं दौड़ के आया था, बग के आया था, तो पापा ने बताया नहीं कि मैंने शर्त जीती है। हाँ। उसकी एवज में मेरे मतलब मार लगी हुई है। मेरे मामा जी ने मेरी पिटाई की थी जब 2nd क्लास में था। उस टाइम पे मैं बोल नहीं पाता था, मेरी ये प्रॉब्लम थी बचपन में। अच्छा। तो मतलब कुल मिला के बहुत सारे ऑडियंस देख रहे हैं, सीकर वाले से बोलता हूँ कि संदीप चौधरी को प्रसादी मिली हुई है। तो उस चीज़ ने मुझे क्या किया, मेरी जिज्ञासा, जो चीज़ का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा वो नहीं मिलके मेरी पिटाई हुई, जिसको मैं बोल नहीं पाया, उससे मेरी जिज्ञासा डेवलप हो गई। इतनी स्ट्रॉन्ग जिज्ञासा हो गई कि कोई भी चीज़ मैं देखने लगूँ तो उसको मैं गहराई से जानने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके, वाह। मतलब आपका ज़्यादातर बचपन ननिहाल में गया, ऐसा है? नहीं, फर्स्ट क्लास में ननिहाल था, उसके बाद में आना जाना रहा। ओके। और जब मैं 2nd क्लास में 3rd क्लास में भारतीय सेंट्रल स्कूल थी गुड़ागोरजी में, वहाँ मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा। अच्छा। दूसरा इंसिडेंट हुआ जब जिज्ञासा इतनी हो गई तो कोई भी वर्ड्स में पढ़ाई करता था इजीली कैप्चर एकदम डेप्थ लेवल में होने लग गया। तो भारत मेरा देश एक टॉपिक आया। हाँ। सभी की बुक्स में आता है। हाँ जी, जी। तो मेरे जहन में इतना घुसा, मेरे कॉलोनी मोहल्ले के अंदर कोई देश को गाली निकाल रहा था, तो जब मैं 5th क्लास में था। हाँ, तो मैंने उसकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। अच्छा, वाह। यस। तो उसकी मम्मी ने उनकी कंप्लेन लेके मेरे घर पे आए। अच्छा। कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को पिटाई की है। हाँ जी, हाँ जी। तो उल्टा मैं उस बंदे के पास जाके उसको बटके से खा गया मैं। और दो घर से निकल गया मैं। बटके से खा गया, ये बड़ा प्यारा सा वर्ड लगा मुझे यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा, मतलब आपको बचपन से देश के लिए बहुत प्यार है, ऐसा है, ऐसा कह सकते हैं। एग्जैक्टली। जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। बिल्कुल। और आपने पढ़ाई क्या किया है, मतलब पढ़ाई में? मैं जब बाल साधना स्कूल थी गुड़ागोरजी में। हाँ, जब मैं पढ़ रहा था उसी टाइम पे मैं 6th क्लास में था, तब से मेरे स्टार्टअप स्टार्ट हो गए थे। ओके, 6th क्लास में। हाँ, मैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मैंने बताया कि जिज्ञासा डेवलप हो गई थी। जो भी चीज़ देखता था उसकी गहराई में जाने की इच्छा हो गई। जब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस घर पे होते थे तो घर वाले जब भी बाहर जाते थे तो पीछे से मैं खोल के देखता था उनको। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वीडियो गेम्स, वो मैं सही करने लग गया था। स्कूल के क्लासमेट्स के जितने भी वीडियो गेम्स सही करके मैं अर्निंग करने लगा था वहाँ से। वाह। ये कौन सी, ये 6th क्लास में? ये हाँ, ये 1999 की बात है। वाह। और जब मैं 6th क्लास में था 300 रुपीज़ मैंने अर्निंग किया था। मतलब मैं जान सकती हूँ इसको थोड़ा और कि क्या आपका पहला स्टार्टअप क्या था?
जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनको सही करने का मेरा स्टार्टअप था। ये आपका स्टार्टअप था और आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें घर से सीखते थे, गैजेट को खोल खोल के घर के फैमिली बाहर जाने पे। यस, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। जब ये तो आपने बचपन रहा, जब आपकी समझदारी आ गई कि भाई थोड़ी पढ़ाई हो गई है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसके बाद आपको बचपन से क्या करना था कि भाई मुझे ये बनना है? ऐसा होता है ना सबको। मेरी लाइफ का मेरा एक ही मकसद था, जो 1994 में मेरी आत्मा की रूह कांप गई थी। मुझे उस जगह पे पेड़ लगाने थे। ओके। जब 6 क्लास में 300 रुपीज़ कमाए उस टाइम वहाँ जाके पेड़ लगाता तो क्या मैसेज आता कि यार ये बच्चा क्या कर रहा है, किसी को कहानी समझ में नहीं आती। तो मेरी स्टार्टअप्स की जर्नी कंटिन्यू रखी। मैं मैजिक शोज दिखाता था 6 क्लास, गाँव में सब जानते हैं लोग। 1 रुपये से 100 रुपये बनाना, ताश के पत्तों से रोलिंग करना, कपड़ों के कलर चेंज कर देना। और ये कहाँ से सीखा आपने? ये कुछ मैजिक ट्रिक्स थी, सब ये बताएंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, जो भी मेरी बाकी ऑडियंस हैं, नई ऑडियंस हैं, जयपुर ऑडियंस है, वो नहीं जानते। गांव वाले जो हैं वो मेरा नया सफर नहीं जानते, जो नए वाले हैं वो मेरा पुराना सफर नहीं जानते। तो आपको बताना चाहता हूँ, गांव लेवल तक के जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो बिजनेसेस मैं कर चुका था। और दिवाली के टाइम पे घर पे जब लाइटिंग होती है तो 1 महीने पहले लाइटिंग लगाना स्टार्ट करता था मैं। अच्छा। जो कॉलोनी वाले हैं उनका फीडबैक आता था कि आपकी लाइट अच्छी आ रही है, अच्छी लग रही हैं। अच्छा। तो फीडबैक से पता चलता है ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ नहीं लग रही। ओके। मुझे पता चला कि 101 स्टार्टअप आपने किए हैं, राइट? तो उसमें से आपके 5 फेवरेट स्टार्टअप कौन से हैं जो आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सारे स्टार्टअप मेरे फेवरेट हैं। सभी को मैंने तय दिल से मैंने किया है। वाओ। जब मैं 2006 में मैं जयपुर आया, हाँ जी, मतलब जिस पहले दिन ही जयपुर आया उसी दिन मैंने अपना ऑफिस देख लिया था। ओके। अपना विद्याधर नगर सेंट्रल स्पाइन के अंदर। ये पहली बार होता है कि जो बंदा पढ़ने के लिए आ रहा है और अपना ऑफिस देख रहा है बिजनेस के लिए। और साथ में मैंने सिटी सेंटर जयपुर के अंदर मेरा ऑफिस था। उस टाइम पे एक इंसिडेंट था कि 1.5 साल तक मेरा खाना घर से आता था। ओके। 4 आवर का सफ़र होता था। तो 4 आवर के अंदर जो मम्मी खाना घर से बेचती थी तो इतना गर्म हो जाता था, छाछ इतनी गर्म हो जाती थी। तो 1.5 साल तक मतलब वो खाना 30 रुपए की प्लेट में बाहर से खा सकता था। मम्मी को बोलता था, तो मम्मी का टेलरिंग का काम था। ब्लाउज सिलते हैं तो एक 20 रुपये मिलते थे उस टाइम। जब इतनी मेहनत करते हैं तब मिलते हैं। तो सिटी सेंटर से बस स्टैंड पे पैदल जाके मैं, जब उस टाइम ऑफिस था, खाना लाने के लिए मैं ट्रेवल करता था। और उस ऑफिस को जब पेपाल के थ्रू मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था तो ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से मेरे कुछ पेमेंट्स आने थे वो नहीं आ पाए। मेरे को पेपाल की वजह से ऑफिस भी छोड़ना पड़ा। अच्छा, ऐसा है। मतलब जीवन में संघर्ष तो काफ़ी रहा है। यस। सो इसके बाद जैसे ऑफिस बंद हो गए तो ऐसे इंसान डीमोटिवेट हो जाता है ना कि यार शुरू किया और बंद हो गया। तो आपके दिमाग में तब क्या चल रहा था और क्या आपने किया? मैं कभी भी कोई भी चीज़ को लेके डीमोटिवेट नहीं हुआ। और मैंने घर से स्टार्ट कर लिया था। 10 मदरामपुरा सिविल लाइंस जयपुर में मैंने रेजिडेंस मकान लिया। अच्छा। वहाँ भी स्थिति ऐसी आ गई थी, घरवाले बुलाने लगे, तेरे बस की बात नहीं है, घर पे आ जा, कपड़े सिलने का काम कर ले या खेती कर ले। हाँ। ऐसा ऑप्शन था। लेकिन उसी टाइम पे एक चमत्कार हुआ, गूगल एडसेंस यूएस से मेरे पास चेक आया। अच्छा। तो मैं ज़बरदस्त खुश हुआ उस मोमेंट पे। तो वाह, 2008 में। लेकिन उस दिन मुझे डॉलर की वैल्यू पता चली कि ये डॉलर होता है, डॉलर भागता जा रहा है। फिर अच्छा। पता चला गूगल हमको यहीं से कमा के हमको दे रहा है। अच्छा, वाह। सो ये तो बड़ी मतलब ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई ना कि एक जगह से आपको डाउन मिला और वहाँ से आपको एक पॉइंट मिला कि जहाँ से आप वापस से रीस्टार्ट कर सकते थे। एग्जैक्टली। फिर आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे लेके चले? उसके बाद में मैंने आईटी के काम से, मैंने शादी से पहले ही मैं सक्सेस हो गया था सिक्का रोड पे। शादी अगर आप मुझे बताएं कि आपकी कौन सी उम्र में शादी हुई है? शादी तो मैं 21 साल की उम्र में तभी मेरी शादी हो गई थी। उससे पहले ही मेरा ईडन गार्डन में A82 बंगला था, मेरे प्लॉट्स थे। अच्छा। जहाँ पे वाटर पार्क था, वाटर पार्क फ्री था। वहाँ होता है कि इंसान के जो बड़े से बड़े ड्रीम होते हैं वो मैंने पूरे अचीव कर लिए थे। अच्छा। उस वाली स्टेज के ऊपर। लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था, मेरी आत्मा की अलग पेन था, वो लोगों को किसी को समझ नहीं आया। तो मुझे क्यूरियस था, मुझे आगे से आगे और जाना था। बचपन का एक इंसिडेंट और बताता हूँ मैं आपको। प्लीज। मेरी मदर को मैंने 300 टाइम्स मैंने कहा है कि मैं एक दिन कुछ सबसे बड़ा करूँगा मैं। अच्छा, वाह। तो अप्रोक्स 100 टाइम्स मुझे डांट पड़ी है कि इतनी बड़ी बात मत किया करे। क्या 300 टाइम्स एक दिन बड़ा? 300 टाइम्स मेरी मम्मी को बोला है ये बात कि मैं एक दिन बहुत बड़ा करूंगा, सबसे बड़ा करूंगा। ओके।
तो क्या इतनी बड़ी बातें मत किया, मेरे को डांट पड़ी है 100+ टाइम्स। ओके, और घर का माहौल बचपन में कैसा रहा है, मतलब आपकी फैमिली में सब? फैमिली में गांव में ऐसे रहता है, जॉब क्लास की तरफ फोकस रहता है। मैं 12th क्लास तक था, स्कूलिंग टाइम तक। हाँ सच में टू बी, मैं आज जो बोल रहा हूँ, आज दुनिया के सामने इतना बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं क्लासमेट्स में किसी से भी बोल नहीं पाता था, मेरी ये प्रॉब्लम थी। अच्छा। और आज सबको इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं। उस टाइम पे ये होता था कि ये बंदा बोल नहीं सकता तो फौज में लग ही नहीं पाएगा ये। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरी तो जिज्ञासा कुछ अलग ही थी ना बचपन से। वाह, तो ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस गेन किया आपने कि मतलब जो इंसान बचपन में किसी से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है और आज देखो वो दुनिया के सामने हर एक वो मैंने अपने आप को ही ओपन किया। जो मेरी मल्टीपल इंसिडेंट्स मेरे साथ में थे उनको, मतलब जीवन के छोटे छोटे जो आपको ठोकर मिली है, या मैं कह सकती हूँ कि जहाँ पे आप थोड़ा सा गिरे हो, वो ऊपर उठने पे जो कॉन्फिडेंस गेन किया, जिससे आज आपकी आवाज हर एक कोने में पहुंच रही है। यस, ऐसा कह सकते हैं, राइट? बिल्कुल। और इसको एक स्पेशल इंसिडेंट था। मैं जब जयपुर में ट्रेवल कर रहा था सी स्कीम के अंदर 2007 के अंदर। अच्छा। तो एक जगह पे लिखा हुआ था यहाँ पैन कार्ड बनाए जाते हैं। तो इंस्टेंट मैंने डिसीजन लिया, उसी टाइम पे पैन कार्ड बना लिया। मैंने पूछा क्या यूज़ आता है पैन कार्ड का। हाँ। कि सरकार को टैक्स भरने के लिए यूज़ आता है। अच्छा। उसी टाइम से मैंने टैक्स पे स्टार्ट कर दिया था। वाह, ये तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? 2007 की बात है वो। मतलब ऐसे नहीं, कॉलेज टाइम? हाँ, कॉलेज टाइम में, हाँ, फर्स्ट ईयर में था मैं। ये बड़ी बात है कि यहाँ पे जब लोग कॉलेज में ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जिंदगी में आगे कॉलेज के बाद क्या करना है, तब आप लाइफ में ऐसे प्लान सेट कर रहे हो कि भाई मुझे टैक्स भरना है, मुझे कुछ और बड़ा बिजनेस करना है, डॉलर में पैसे कमाने हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बड़ी सोच है जो हमारे संदीप जी में हम देख पा रहे हैं। जब मैं टैक्स वाला पॉइंट बताया कि टैक्स भरने का मेरे को शौक था। हाँ जी। तो टैक्स की जर्नी मेरी इस टाइप की रही कि टैक्स को बढ़ते हुए क्रम में बनना है। तो एक बार मेरे पास फंड्स नहीं थे, तो मैंने 1% पे डेली के इंटरेस्ट पे भी लेके मैंने इनकम टैक्स पे किया है। अच्छा, तो मतलब ऐसा, मतलब पर्टिकुलर ऐसा क्यों कि आपको इसको ये आपका माइंडसेट था कि हाँ। ईच टाइम आपका टैक्सेशन बढ़ के ही बढ़े। हाँ। ये भी बहुत ही सुंदर बात कही है। संदीप जी, वैसे तो बहुत सारी हमने काम की बात कर ली, वैसे आपका पर्सनल बचपन से कैसा इंटरेस्ट रहा? आपको क्या चीज़ें या क्या एक्टिविटी, क्या आर्ट पसंद है, या कैसे आप हॉबीज़ क्या रही है आपकी? हॉबीज़ में जितनी भी चीज़ें मैंने देखता हूँ उन सभी चीज़ों को मैंने हर चीज़ को जिया है। मैंने शुरू से बता दिया मेरी जिज्ञासा वो रही है। हाँ। तो हर चीज़ को ही मैंने सीखा है। ओके। और आपकी कोई फेवरेट बुक जो आपने पढ़ी हो, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला हो? जीत आपकी शिव खेड़ा की है, सबसे फर्स्ट बुक मैंने वो पढ़ी थी। माय फेवरेट बुक टू। मुझे भी वो बहुत बुक पसंद है। और वो आप रिकमेंड करते हैं लोगों को? बिल्कुल, कि वो पढ़ी है? सब पढ़ी, बिल्कुल। अच्छा, ओके। और मुझे ये भी पता चला है कि आपने कुछ मूवी भी बनाई है, ये बात सच है? यस, मेरे सामने कुछ नया करना था। हाँ। गांव से आने के बाद शहर के लिए। हाँ। अब सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, देश लेवल की जब बात आई, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं इंटरटेनमेंट सेगमेंट पे करूँ, डिफरेंट सेगमेंट में मूवी बनाए। लेकिन मैंने देश की महानता के ऊपर सब्जेक्ट को चूज़ किया। तो वो होने की वजह से काफ़ी नेम फेम मिला मुझे। मेरी फिल्म को गवर्नमेंट बॉडी CII के थ्रू कांस फिल्म फेस्टिवल में ले जाने का मौका मिला। US के अंदर फेस्टिवल ऑफ ग्लोब के थ्रू बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। मतलब मुझे लगता है कि जब इंसान ये कहता है कि मैं ये एक ही चीज़ कर सकता हूँ या ये दो ही चीज़ कर सकता हूँ, तभी हम ऐसा एग्जाम्पल कह सकते हैं मिस्टर संदीप जी को कि एक इंसान बहुत सारी चीज़ें भी कर सकता है अगर उसको सिर्फ करना हो और जिज्ञासा हो, है ना? अच्छे से जिज्ञासा हो तो वो कर सकता है। सेव अर्थ मिशन के पहले का जो आपका काम था, बिजनेस था, उसमें आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही है? लाइफस्टाइल एकदम नेक्स्ट लेवल की रही है। ओके। मैंने एक टाइम एक ही कंपनी के नाम पे 22 गाड़ियाँ थी। वाओ। और जो भी एक बड़ी से बड़ी ड्रीम होते हैं वो सब ड्रीम्स मतलब अचीव किए हुए हैं। ओके, सो आप बिजनेस तब इंडिया लेवल पे ही कर रहे थे? हाँ, इंडिया लेवल पे कर रहे थे। ओके। इंडिया के बाहर कोई? इंडिया के बाहर हम 2021 में एक AI के ऊपर काम कर रहे थे। ओके। जो हमारा वर्ल्ड के टॉलेस्ट फ्लोर बुर्ज खलीफा में 149 फ्लोर पे ऑफिस था। एक ACI जो दुनिया भर की जो मीडियाज हैं उनकी API कनेक्टेड थी। उनके वीडियो से ऑटोमेटेड टेक्स्ट कन्वर्ट होके ऑटोमेटिकली सेंटिमेंटल चेक हो जाता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा। वो AI जानकर कर लेती है। वो AI ऑटो ट्रेड करके, जिसके लिए पूरी दुनिया पीछे भग रही है, पैसा पैसा पैसा, वो पैसा ऑटोमेटेड मशीन कैसे कमाए, उस चीज़ के ऊपर काम कर लिया था।
अच्छा, ओके, मतलब सर सब करके बैठे हैं सारे सेगमेंट में सर ने हाथ पैर मार लिए, ऐसा कह सकती हूँ Yes. मैं। सो कैसा लगता है कि जब हम दुनिया की टॉप बिल्डिंग के ऊपर से अपना काम ऑपरेट कर रहे हैं और दुनिया को देख रहे हैं, तो आपको कैसी फील आती है? फीलिंग यही है कि जो नीचे रोड पे गाड़ियां चल रही थी, बड़ी बड़ी 2 करोड़ 5 करोड़ गाड़ियां चल रही हैं, सब लोग पैसे के पीछे भग रहे हैं, और छोटी छोटी कीड़ी मकोड़ी की तरह गाड़ियां नजर आ रही थी कि यार अब क्या, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम होता है वो चीज़ अचीव कर ली, नेक्स्ट क्या। हाँ, तो एक मेरी बचपन की जो मेरे साथ में हादसा हुआ वो माइंड में था, साथ के अंदर ग्लोबल वार्मिंग से मैं अवेयर था हाँ, कि अलग अलग डिफरेंट जो लोग बात कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर ये खतरा है, 2040 तक अर्थ खत्म हो जाएगी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बात की है। हमारे पीपल बाबा ने बोला है, यहाँ पे अपना एनवायरमेंटिस्ट हैं पीपल बाबा, जिन्होंने 6,70,000 एकड़ में जंगल लगाए। उन्होंने क्लियर बोल दिया हीट वेव्स इतनी बढ़ने वाली हैं कि 70% मानव जाति 2030 तक खतरे में है। अच्छा, ऐसा। तो कि हम कितना ही बड़ा कर लें, अर्थ ही ये हमारी ये मेन घर है ये, हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। तो इसी को हम ध्यान नहीं रखेंगे। तो मैंने अब मेरी जो टॉप जो लेवल पे था वो अपना सुख चैन कंफर्ट जोन त्याग करके मुझे ग्राउंड लेवल पे मैं आया वाओ, कम्युनिटी बनाने के लिए। ओके, ये कब की बात है? ये 2021 की बात है। 2021 2021। की बात है, 4 साल पहले की बात है। हाँ हाँ। अच्छा, वाह। तो फिर मतलब एग्जैक्टली क्या दिल को कनेक्ट करके गया कि आपको लगा कि नहीं यार, इस पे काम करना चाहिए या काम करने जैसा है? एनवायरनमेंट दुनिया की सबसे बड़ा काम, मैंने बचपन से मेरा था कि सबसे बड़ा कुछ काम करना है, तो सबसे बड़ा करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। Okay. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, ये प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं है, हाँ जी, हर इंसान की गलत हैबिट्स की वजह से हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। सब इसके लिए ग्राउंड के ऊपर आके मुझे कम्युनिटी बनानी थी, ओके, और ग्राउंड लेवल पे इमोशनली धरती माता को बचाने के लिए इस मिशन से इमोशनल कनेक्शन की एक विचारधारा के साथ लोगों को कनेक्ट किया। ओके, वाह। तो इसमें मतलब आपका इसमें जुड़ने के पहले कोई इंस्पिरेशन है कि भाई इनको देख के मैं इंस्पायर हुआ और फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें आना है? हम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हाँ जी, उनकी जर्नी से मैं इंस्पायर हूँ, ओके, और उनसे ही मैं बहुत सारी चीज़ सीखे। और जनरल वीके सिंह जी हैं जो आर्मी चीफ रहे हुए हैं, जनरल रहे हुए हैं, हाँ जी, उनसे भी मैंने काफ़ी प्रेरणा ली है, काफ़ी बार मैं उनसे मिला हूँ, ओके, वाह। उनका आशीर्वाद भी लिया है मैंने। बहुत बढ़िया। इसमें सेव अर्थ मिशन में आने से पहले आपको क्या चीज़ थी जो आपको इंस्पायर की, या क्या ऐसा घटा कि आपको लगा कि भाई इसमें जाना चाहिए, या कोई इंस्पिरेशन जिसको देख के लगा कि भाई मुझे भी इसमें ही जाना है? इंस्पिरेशन तो देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिली, उनकी जो अभियान था एक पेड़ माँ के नाम पे, अच्छा, उनकी विचारधारी को, कि उनकी जो सोच है उस सोच को आगे बढ़ाया जाए। वाह, तो ग्राउंड के ऊपर लाखों लोगों की कम्युनिटी थी, ओके, उनको एंगेज किया, अच्छा, और देश विदेश भर में चर्चाएं हुई, सबको अच्छा लगा कि ये अभियान अच्छा है, हम भी जुड़ना चाहते हैं कि भाई हमारा अभियान नहीं, ये तो मोदी जी का अभियान है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कभी मोदी जी से मिले हैं? हाँ, मैं 2016 में जापान के अंदर 12 नवंबर 2016 को मेरी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, बस तो कैसा लगता है जब आप एक प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं? सुपर एक्साइटिंग था सेशन। अच्छा, और बस मुझे तो आशीर्वाद लेने के हिसाब से गया था मैं। अच्छा, अच्छा, उस टाइम भी मेरे हाथ के अंदर डायरी थी, 1 से 2 मिनट उस वक्त मिलता तो मैं रिप्रेजेंट करता। हाँ, उस मोमेंट पे भी मैं तो आशीर्वाद ले सकता था, हाँ, लेकिन उस टाइम पे पूरी सिक्योरिटी, उनका क्या रिएक्शन है, अपोजिट रिएक्शन, वो मुझे पता नहीं था। हाँ, मैं उस टाइम पैर सुता सोचते थे यार कौन सी कंट्री का एजेंट आ गया। सही बात है। चिप लगा दी होगी शूज के अंदर, तो शूज निकला लेते कुछ होते, तो प्राइम मिनिस्टर की इज्जत अपने देश की इज्जत, हाँ, हाँ, ये बिल्कुल समझ के बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया। सो संदीप जी, मुझे ये बताइए कि अब सेव अर्थ मिशन क्या है और वो कैसे आप उसको ऑपरेट कर रहे हो और उस पर कैसे काम हो रहा है? आज जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, उसका समाधान निकालने के लिए हमको सबको यूनाइट होना पड़ेगा। तो सेव अर्थ मिशन एक विचारधारा है जो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेनिंग को देश विदेश में प्रमोट करता है, ओके, जिसमें आम पब्लिक के साथ किसी प्रकार का कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता। इस विचारधारा के थ्रू हम लाखों करोड़ लोगों को कनेक्ट किया है साथ में। ये अपने लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। हमारे देश में पहली बार हुआ है कि पूरा देश एक विचारधारा से यूनाइट हुआ है। इसका लक्ष्य है कि 2040 तक हम 3000 करोड़ प्लांटेशन को लगा के अडोप्ट करना, सिर्फ लगाना नहीं, उनको पालना है। सो मतलब इसकी शुरुआत आपने 2021 से की थी, राइट? यस।
2021 से आपने इसकी कितने तैयारियां हुई, 4 ईयर तक इसकी तैयारियां हुई हैं। अच्छा, ओके। सो अभी कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कैसा चल रहा है ये? अभी नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चल रहे हैं। कम्युनिटी ग्राउंड के ऊपर प्लांटेशन ड्राइव कर रही है। अब मेरे डिफरेंट स्टार्टअप्स लॉन्च करने हैं, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो संदीप जी, बिगेस्ट केस स्टडी ऑन अर्थ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरी जो जर्नी रही है, हाँ जी, उस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट रहे हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी ट्रेवल रहे हैं। हाँ जी। और उसकी एक्सपीरियंस से मैंने पहला एपिसोड मैंने बनाया है, इसकी कंटिन्यू एपिसोड्स आते रहेंगे। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं सभी से एजुकेशन सिस्टम को लेके मैं बात करना चाहूँगा। हाँ जी, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज हमने पढ़ा है, वो आज हमारे कोई काम का नहीं है। आज हम जो क्लास में, स्कूल क्लास में पढ़ते हैं, वो कुछ भी याद भी नहीं है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बुढ़ागोड़ जी मेरे गांव है, 15+ स्कूल्स हैं वहाँ पे। तो उन्हीं से बोल रहा हूँ कि मास्टर जी क्यों बच्चों का टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ हम याद कर रहे हैं वो चीज़ें हमको बाद में याद नहीं है। हाँ। सिर्फ मेमोरी हमको ऐसी चीज़ स्टोर कराएं जो हमको याद रहें। यस यस यस। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो शिक्षा प्रणाली है, ये अंग्रेजों के टाइम की स्टार्ट है, उस टाइम से लिया हुआ है मॉडल है। हम प्रैक्टिकली हम चलें कि जो चीज़ हमको रियल लाइफ में काम आए। हम आज तक जो भी पढ़ा है रियल लाइफ में कुछ भी काम नहीं आ रहा। जी जी जी, बिल्कुल। क्या आप बता सकते हैं 6th क्लास के अंदर मैथ्स में वो तीसरे नंबर का चैप्टर क्या नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा बताना। तो हमने जो चीज़ किया है, अब एक दूसरे को खुश करने के लिए नंबर्स हैं, वो नंबर्स हमको आगे कभी काम नहीं आते हैं। मेरे को कभी मेरी लाइफ के अंदर वो काम नहीं आए हैं, और वो सिर्फ नौकरी की तरफ हमको लेके जाते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, काफ़ी सच बात है। यदि हम सभी से वो है कि सभी को हमको टर्न होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई हैं। हाँ जी। जो इमेजेस मूवीज़ दिखाएं उसकी एग्जाम बना लो। हमको डेटा को स्टोर करना है, किसी की मेमोरी को इंक्रीज करना है कि मेमोरी कितनी वर्क कर रही है। हाँ जी, तो ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भेजें जो डेटा को ज़्यादा स्टोर कर सकें। ओके। प्लांटेशन को लेके कितने ट्रीज, कितने पेड़ होते हैं, कौन सा प्लांट कब ग्रो होता है, कौन सा फ्रूट कब मिलता है। हाँ जी। लोग पूरा इतिहास के ऊपर बात करते हैं। हाँ ये जी। इसने किसको मारा, क्या मारा, वो डेटा गूगल पे ही सर्च कर लो, उसको याद करके क्या बेनिफिट। हाँ। और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके उससे भी तो मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है। हाँ, मतलब काफ़ी बेहतर बात है ये कि अगर हम आज ये पढ़ें जो कल काम में आने वाला है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम देख पाएंगे लोगों में और हमारे इवन जीवन शैली में भी, राइट। तो मतलब एग्जैक्टली क्या बदलाव चाहिए आपको, कि क्या होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? जिसको मेमोरी इजीली कैप्चर कर ले। हाँ। म्यूजियम टाइप की चीज़ें स्कूल्स में बना देनी चाहिए। वाओ। हमने इस लाइफ को बोरिंग बना रखा है सबने। थोड़ा एंटरटेनिंग होनी चाहिए। हाँ, अच्छा है, बच्चों को खेल कूद अच्छा है, हर चीज़ खेल कूद के अंदर सब चीज़ सिखा दो उनको। वाओ, बहुत ही खूबसूरत है ना। जो लाइफ में ज़रूरत है, जिस आदमी पैसे के लिए भगता है, तो पैसे कमाने की सारी चीज़ें उनको शुरू में सिखा दो। जिसका जो इंटरेस्ट है वो चूज कर ले। काफ़ी सही बात कही आपने, है ना। मतलब क्योंकि वो एक बच्चे का इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हाँ। उस टाइम को ऐसी चीज़ बढ़ा रहे हैं जो चीज़ उसको लाइफ में कभी काम ही नहीं आनी। हाँ, मतलब सच बात है। इवन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इस पे थोड़ा काम भी कर रही है शायद। हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। हाँ। लेकिन और इम्प्रूवमेंट की नीड है। हाँ जी। हाँ, मतलब मैं संदीप जी के बिहाफ पे ये कह रही हूँ कि प्लीज़ एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, और पूरी गवर्नमेंट बॉडी को भी, और साथ भी मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो लोग अगर मिलके कुछ करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। एग्जैक्टली। और हमारे द बिगेस्ट स्टडी ऑन अर्थ के बारे में बताइए। कोई भी जॉब करता है, नौकरी करता है, उनका माइंड सेट हो जाता है, भाई मुझे ये काम मिला है, ये टाइम अपने को कंज्यूम करना है। हाँ। उसमें आउटपुट क्या आना है उसमें फोकस नहीं रहता। हाँ। कि ये टाइम कर दिया तो मेरे को इतना अर्निंग हो जाएगी। हाँ। मेरा एक चाइना में दौरा था, चाइना में ट्रेवल हुआ। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी फैक्ट्री विजिट की। तो वहाँ पे जो टीम काम कर रही थी, वो लोग काम कर रहे थे, उनकी जो काम करने का जोश, उत्साह जिस तरह से लगे हुए थे, तो वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने उस काम को एज ए ओनरशिप लेके वर्किंग कर रहे थे। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है कि एक इंसान है, वही काम को बहुत ही दिल से कर रहा है, और सेम ही काम है दूसरा इंसान ऐसे टाइम निकालने के लिए कर रहा है? इसके पीछे का क्या रीज़न आपको लगता है?
बस सोच का है फ़र्क है ओनली। इंसान को जो दायित्व, जो जिम्मेदारी मिली है, उसको ओनरशिप के साथ में करे। अच्छा, ओके। मतलब आप जब भी काम कर रहे हो तो दिल से करो। और मुझे लगता है इसके पीछे ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंसान आज सिर्फ काम करने के लिए कर रहा है कि भाई इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब सिक्योरिटी, पर वो अपना जो दिल कर रहा है वो काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे शायद ये भी एक रीज़न मुझे लगता है। यदि अपना ओनरशिप साथ करे, 100% अपना दे, और जितने भी अभी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज हैं, उनके अंदर भी इंसेंटिवाइज मॉडल्स दे दिया जाए कि ये काम अचीव करने के बाद में ये इंसेंटिवाइज मिलेगा। आज टेक्नोलॉजीज इतनी हो गई हैं, एआई बेस्ड चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारे काम स्पीड अप हो गए हैं। हाँ, लेकिन सभी लोगों को अवेयर नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर कोई भी इंसान को ये पता चले कि भी इतना करने पे इतना और पैसा भी मिलेगा या फिर उसको प्रमोशंस मिलेंगे, तो वो और बेहतर तरीके से कर सकता है। सो संदीप जी, बिगेस्ट केस स्टडी ऑन अर्थ, इसको और थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल मैडम। ये क्या है, मेरे जो मल्टीपल स्टार्टअप्स रहे हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इतने एक्सपीरियंसेस शायद एक इंसान की जर्नी में नहीं रहते हैं। तो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी केस स्टडी की सीरीज में लेके आ रहा हूँ। तो ऑडियंस को आज मैं पहला एपिसोड में बताना चाहता हूँ। प्लीज़। सबसे पहले इंसान पैदा होता है, उसके बाद फोकस आता है उसकी एजुकेशन के ऊपर। बिल्कुल। आज हम जो भी पढ़ते हैं अपना प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, वो हम किसी को भी आज के टाइम पे याद नहीं है। हम जो पढ़ा है हमने उसके टाइमिंग वेस्ट किया है। गुड़ागोड़ जी स्कूल वालों, क्यों बच्चों का टाइमिंग अपन वेस्ट कर रहे हैं? आज बताओ, आप लोगों को किसी को याद है कि 6th क्लास में क्या पढ़ा था, 7th में क्या पढ़ा था? जो चीज़ हम इतना टाइम वेस्ट करके पढ़ा वो हमारे आज लाइफ में काम ही नहीं आना है, तो उस चीज़ पे क्यों अपन फोकस कर रहे हैं? जो नंबर्स हमने अचीव किए हैं वो नंबर्स कभी हमको काम नहीं आने, तो हमको चेंज करना चाहिए सिस्टम। जो चीज़ें हमारी रियल लाइफ के अंदर काम आए उस तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। मेरा एक चाइना का दौरा हुआ। आज हमारे यहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, बॉस होता है, बॉस की अलग चेयर होती है, क्लाइंट सामने बैठता है, ये माहौल रहता है। मैं चाइना विजिट किया, काफ़ी सारी फैक्ट्री विजिट की। तो वहाँ का माहौल किस तरह का था मैडम जी? अपना एक सिटिंग जोन था, उसी के अंदर पूरा एक सेंटर टेबल है, वहीं पे जो ओनर हैं वो उसी के जो सेंटर टेबल है उसी के ऊपर चाय बन रही है। ओके। और क्या नाम है, एक बार पी लिए उसके बाद वापस डाल रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वहाँ फीमेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही हैं। अच्छा। उस टाइम पैसे होते हैं तो इतना दिल किया कि तुरंत ही बिजनेस डील लो कर दें। ऐसा ही माल स्टार्टअप्स में होता है। यहाँ की जो स्टार्टअप की दुनिया है, पूरा एकदम बॉस जैसा मसला नहीं होता, सब एक ओनर जैसे फीलिंग देते हैं। कोई बॉस के भी नहीं होती, एकदम सभी के सोफा से सीटिंग होती हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं। तो ऐसी भावना के साथ हमको काम करना होगा, एकजुट होके मिलके हमको काम करना होगा। वाह, काफ़ी खूबसूरत बात कही आपने कि अपने को मतलब सबको अगर इक्वली मान ले कि भाई ये काम भी मेरा है और वो बॉस को भी लगे कि ये लोग भी मेरे हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट निकल सकता है। बिल्कुल। संदीप जी, अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। सो उसके बारे में डिकोड करते हुए आपने एक वीडियो बनाई है, राइट? उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी जानना चाहूँगी। यस मैडम। शुरुआत करने से पहले जो एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था वो मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो
उस हादसे के अंदर मैं हुआ था, उस टाइम मैं भी सहम गया था। पूरा दुनिया के लिए इस तरह का एक सदमा क्या हुआ अचानक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके मैं डेटा को एनालाइज किया, उसमें पॉइंट आ रहा, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उस आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि भारत देश दुनिया भर के डिकोडिंग कर देता है, अपने देश का नहीं कर पा रहा। अच्छा। इंडिया इज फेलियर, ऐसा कुछ कंटेंट था एनडीटीवी के अंदर। ओके। तो जहाँ भारत देश को इस तरह का पॉइंट आता है तो मेरे पता नहीं क्या हो जाता है आत्मा के अंदर। उसके डेप्थ के अंदर गया, कुछ नंबर्स को एनालाइज किया, तो मुझे 369 का पैटर्न समझ में आया। जिस डेट को हादसा हुआ, अच्छा, 12/6/2025, तो 12 को करते हैं 3, 6 को 6, 2025 को करते हैं 9। तो 369 जो नंबर हैं, प्लस वहाँ पे एक मेल इंसान बच्चे, एक भगवत गीता, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और जो क्रेश का टाइमिंग है 1:38, वो भी 3 मेंशन करा रहा है। लंदन के जो लेटर्स हैं वो 6 हैं, अहमदाबाद के लेटर्स हैं वो 9 है। ये भी जो सीक्वेंस बन रहा है 369 बन रहा है। 369 एक निकोला टेस्ला, दुनिया के एक महान साइंटिस्ट रहे हुए हैं, उनका बताया हुआ है कि एक ब्रह्मांड का सीक्रेट है, ये ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी बोला जाता है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज हमारी अर्थ के ऊपर आया है। यूनिवर्स ने एक मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश किया है। अच्छा। तो आप सभी भी देखें क्या क्या मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है कि एक फीमेल मेल जो भी हैं सबको एकजुट होके जो भगवत गीता है वो पढ़नी चाहिए। यूनिवर्स को वो बातें अच्छी लगी हैं। अच्छा, भगवत गीता अच्छी लगी है इंसानों की। अच्छा। चाहे वो किसी भी, मैं सभी बता दूं, मैं जिस फील्ड में रहा हुआ हूँ, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। मैं क्या नाम, मस्जिद भी मैं गया हुआ हूँ। अच्छा, हाँ जी। गुरुद्वारों में कीर्तन भी गए हैं। बलबीर पाजी हैं हमारे जयपुर में, वहाँ से हमारे सीजू जो है दोस्त हैं, उनकी शादी में मैं गया हूँ, चर्चों में। तो हर धर्म से मैं इन्वॉल्व हूँ। ओके। तो यहाँ धर्मों की बात नहीं है, इंसान ने सबसे पहले एक मानवता का धर्म बनाया, सबसे बड़ा धर्म वो है। हाँ जी, बिल्कुल। और यूनिवर्स ने हमारे देश में एक मैसेज दिया है ये। तो इस तरह का हादसा होता है तो सब लोग डर गए उस पॉइंट से। हाँ जी। तो यूनिवर्स कभी इस तरह की गलती नहीं करता है। वो इस तरह की कुछ मैंने वो डेप्थ में स्टडी किया, तो चुनी हुई आत्माएं होती हैं। अच्छा, ऐसा है। चुनी हुई आत्मा होती हैं। तो जो साथ गए, क्या उनके साथ में क्या गया? क्या पैसा साथ में गया? उनका नहीं गया। उनके जो अच्छे कर्म है वो उनके साथ में गए हैं। बिल्कुल। तो आज भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर लोग पैसे के पीछे लिए भाग रहे हैं। वो आज विज्ञान ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है कि हर चीज ऑटोमेटेड हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। सब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लोग नहीं कर पा रहे। आज इंसान कोई गरीब है, कोई मिडिल है, आज जो उसने अपना शरीर बना रखा है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसका मूर्तिकार खुद है। वो खुद ने मूर्ति बनाई है। हाँ, बिल्कुल। लोग आज एक लूप में फंस गए हैं, एक ट्रांजेक्शन के लूप में फंस गए हैं। सुबह से शाम तक पैसे को अर्जित करने के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इंसान अपनी जिंदगी का मुनि बन के रह गया है। तो आप मतलब इसमें क्या चाहते हैं कि क्या इंसान को एक सही जीवन कैसे जिया जा सकता है? इसके लिए सभी को, जो मेरी जर्नी रही है, मेरे 101 स्टार्टअप्स, उसमें कभी भी मेरे पास बड़े ट्रांजेक्शन हुए, कभी भी 48 आवर्स से ज़्यादा पेमेंट रहा ही नहीं। मैंने पैसे की इतनी बड़ी चक्री घुमा दी, अच्छा। उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। अच्छा, ओके। तो पैसे को रोक के संचय करना फोकस नहीं है। फोकस रख रहे हैं लोग, संचय नहीं करना चाहिए। पैसे को जितना खर्च करोगे उतना ट्रेड होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी उसी से ही। हाँ। और वही लाइफ है। इस इंसिडेंट से ये पता चला कि अगला पल ही हमको कुछ पता नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स के कंट्रोल में है। अगले नेक्स्ट पल में क्या होने वाला है, ऐसा नहीं प्लेन में कोई मिस्टेक थी, प्लेन में जो बैठे थे उनके साथ हादसा हो गया, जो अपना हॉस्टल में थे उन लोगों के साथ में तो हादसा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट पल का ही किसी को पता नहीं है। राइट। उनका कहना है कि हीट वेव्स हैं, इतना डेंजर इश्यू है। हाँ जी। इसी तरीके से चलता रहा 2000, ये हादसा तो कुछ भी नहीं है जो हुआ है इंडिया का, 2030 तक 70% मानव जाति खतरे में है। जस्ट बिकॉज कि अभी जिस हीट वेव्स इतनी बढ़ जाएंगी। जब आज ही इस बार टेम्परेचर देखो ना, नोटिफिकेशन आए थे कि 55 तक टेम्परेचर जा सकता है। इस बार नोटिफिकेशन देखा होगा तो एक बार देखें तो सही, लोग 55 टेम्परेचर होता क्या है, काफी मुश्किल होगा ना सर्वाइव करना उसमें। एग्जैक्टली। तो जिस बेस इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार हो गया तो हम उसको घर पे दिखाने चले जाते हैं। बिल्कुल। हॉस्पिटल दिखाने चले जाते हैं हम। हाँ जी। और कोई भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है उसको सोलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये अर्थ ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे, इसके ऊपर
फोकस कम रहता है लोगों का। यस यस। तो लोग आज जो भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं वो चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, वो चीज़ें उन तक पहुँची हुई नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। सहज व्यापार पैसा चीज़ें कोई मैटर नहीं करता, सब ऑटोमेटेड हैं, सब वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक सीखना है लोगों को। हाँ सच बात है काफ़ी। तो ये आपको क्या लगता है जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह हर एक छोटी छोटी चीज़ों में टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी फैक्ट्रीज आ रही है, तो अगर ये इसी स्पीड से सब चलता रहा तो क्या होगा? इसी बढ़ता होगा ऑब्वियसली। आने वाले टाइम पे सिचुएशंस बहुत टफ होने वाली हैं। अच्छा। इसीलिए के अंदर अभी मेरे बैक टू बैक 15 स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ओके। एक तरफ चैलेंज है कि 70% लोगों के लिए एक दुखद खबर है कि ये चैलेंज है और सब लोग एक लूप में फंस गए हैं। जो अभी सीनियर दे रहे हैं, देख रहे हैं, इससे लोग भी खुश नहीं हैं। आज एकदम टॉप उस पर है, मतलब ये मान लो सब क्राइसिस स्टेज के ऊपर ही हैं। आज मेरे कई हजारों लाखों लोगों से कम्युनिकेशन होता है चीज़ों को लेके, बिजनेसमैन्स हैं, व्यापारी हैं, सभी कोई ना कोई प्रॉब्लम के अंदर है। तो इसका समाधान है हेल्पिंग नेचर बनाएं। अभी नेचर ये बना रखे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं होता, मॉल के अंदर सब जा रहे हैं तो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे। देशभक्ति की भावना नहीं है। सबसे पहले तो सबसे पहले यूनाइट हो, अपने देश के लिए यूनाइट हो, देश के प्रति भावनाएं आए उसके, और एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर बने। यस यस, काफ़ी सुंदर बात कही है सर ने। सो ये आपको क्या लगता है कि ऐसे कोई कदम लेने चाहिए जिस पे ये सब चीज़ों पे कंट्रोल आ सके? सभी को व्यापार के साथ में, क्लाइमेट के साथ, पर्यावरण के साथ तालमेल बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ मतलब अगर आप एनवायरनमेंट में कुछ खराब कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एनवायरनमेंट को उतना तो सही करो, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। सो आप बिजनेस बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो इट इज़ योर ड्यूटी टू कि आप पेड़ उगाए और उस पोल्यूशन को सामने उस कंट्रोल कर सके पेड़, वो रिस्पॉन्सिबल भी बनी है। ये मैसेज मुझे लगता है कि लोगों तक हर कोने तक पहुंचना चाहिए। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही साथ कि हमें सभी को ऑक्सीजन चाहिए, तो जो लोग अगर पोल्यूशन नहीं भी कर रहे हैं, मतलब दुनिया में नहीं कर रहे हैं, हमारे कोने मतलब आजू बाजू में अगर पोल्यूशन नहीं पहुंचा रहे, तो भी अगर वो पेड़ को उगाएंगे तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं सभी के पास एक अच्छी हवा आ पाएगी और इंसान ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। मुझे लग रहा है कि लोग आज कम जी पा रहे हैं, इसके पीछे का भी एक ये रीज़न है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अंदर जो चीज़ हम खाते हैं काफ़ी मिलावटें हो गई हैं, मिलावटों से बीमारी आएगी, बीमारियों से हॉस्पिटल जाएंगे। हम खुद ही एक खूबसूरत शरीर मिला उसको ख़राब करने में लगे हुए हैं, फिर उसको सही कराने के लिए सबकी बिजनेसेस खुले हुए हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और ये चीज़ से फोकस हटा के हम यूनाइट हो जाएं, हम अच्छे काम करें। कुछ गलत काम करने का सोचते हैं आदमी, तो गलत काम करके कोई अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव नहीं किया जा सकता, वो उनकी सोच होती है। उतनी अपनी सोच अच्छी रखे, इजीली हर सपने को पूरा किया जा सकता है। हाँ मतलब आपकी नीयत ही सही होनी चाहिए। हाँ। और आपका कार्य किसी और चीज़ को प्रॉब्लम ना करे, ये आपका ध्यान होना चाहिए इस पर। बिल्कुल। काफ़ी खूबसूरत। संदीप जी, 101 के बाद 102वें सिटी ग्रीन फेस्टिवल के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है। सिटी ग्रीन फेस्टिवल एक अद्भुत, एक चमत्कारिक स्टार्टअप है। अच्छा। जो पूरे सिटी, पूरे शहर में एक साथ इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ में ऐसी चीज़ें जो लोगों को एक्साइट करें, एंटरटेनिंग करें। अच्छा। क्लाइमेट कॉन्सर्ट्स, क्लाइमेट की बात करते हुए कॉन्सर्ट हो रहा है। अच्छा। जिसकी कम्युनिटी ड्रिवन कॉन्सर्ट होने की वजह से कॉस्टिंग कम आ जाएगी। किसी सेलिब्रिटी को वहाँ बुलाना है, डायरेक्टली वन इवेंट के लिए बुलाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग चार्ज करेंगे। वो बोलेंगे भाई हमको ईयरली 20 से 30 प्रोग्राम करने हैं, तो कॉस्टिंग बहुत कम आ जाएगी। अच्छा। इसी तरीके से बाकी चीज़ें, बाकी जो रेगुलर कॉस्टिंग है इवेंट की, 20-22% कॉस्टिंग के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है। बाकी रेवेन्यू पूरी सिटी में ब्यूटिफिकेशन प्लांट्स के अंदर यूज आएगा। इसी तरीके के गेमिंग की लीग्स हो गई, अपना टॉक शोज होंगे क्लाइमेट के, जितने भी बिल्डर्स हैं, कोलोनाइजर्स हैं, ज्वेलर्स, बिजनेस ट्रेड्स हब्स हैं, वो भी एक एप्लीकेशन से कनेक्ट होके जो रेवेन्यू कर रहे हैं उसका एक परसेंटेज प्लांटेशन के लिए जा रहा है। गवर्नमेंट्स अपनी लैंड्स अटैच करेंगे उसमें, जहाँ पे लैंड्स में प्लांटेशन लगा सकें। अच्छा। प्लांटेशन लगाने वाले प्लांटेशन लगाएंगे, एक साथ व्यापार भी बढ़ेगा, एक नया फेस्टिवल की तरह लगेगा जैसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस इतिहास में फर्स्ट टाइम होगा। इतने शॉर्ट टाइम में डिटेल में नहीं बताया, डिटेलिंग काफ़ी बड़ी है, लेकिन सुपर एक्साइटिंग चीज़ है। सो वी आर ऑल एक्साइटेड। हम वेट कर रहे हैं। आज
हमारे साथ में दुनिया के सामने जो चैलेंज बना हुआ है, एक तरफ पीपल बाबा बोल रहे हैं 70% मानव जाति खतरे में है। इलोन मस्क बोल रहे हैं कि इस पे एक खतरा आएगा अर्थ पे, 10,000 लोगों को मैं दूसरे ग्रह पे लेके जाऊंगा। कई साइंटिस्ट बोल रहे हैं 2040 तक ख़त्म हो जाएगा। इसी सिचुएशन में हम यूनाइट होना ही अच्छा है। एक तरफ हम इतने बड़े चैलेंजिंग वाले फेस में गुजर रहे हैं और एक तरफ यूनिवर्स ने हमको एक मैसेज दिया है कि साथ हमको कुछ भी नहीं जाना है। सब लोग भाग दौड़ सब ऐसे ही कर रहे हैं। रियल गेम लाइफ का अलग ही है। हम सब लोग अच्छे 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 कर्म करते जाएं, यूनिवर्स हमको बुलाएगा, हमको वापस भेज देगा। ये खेल एकदम डिफरेंट है मैडम जी। यूनिवर्स का खेल ही अलग है। ये लोगों ने इसको गलत पैसे के ट्रांजेक्शन में लोग लग गए हैं। अदरवाइज एक इंसान अच्छे अच्छे कर्म करते हुए जाए और वापस आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी खूबसूरत बात की है। एक अर्थ हमको एक खूबसूरत अर्थ हमको खेलने के लिए दी है, लेकिन इंसानों ने अपने स्वार्थ के चक्कर के अंदर अपने धर्म बना लिए, अलग चीज़ों के अंदर लोग लग गए। पुराने जो इतिहास है उस टाइम पे इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, उस टाइम पे उस लेवल की थॉट नहीं है उनको। अब इंसान ने, विज्ञान ने इतना बड़ा आविष्कार कर दिया है, जो ट्रांजेक्शन मैनेज कर रहे हैं सब ऑटोमेटेड हो सकते हैं। जो भी मेरी जर्नी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम्स से कैसे देश विदेश की सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, इसी के अराउंड मेरे 15 स्टार्टअप्स हैं। वाह, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत। जो कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उनको हम कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। हाँ, थॉट की बात है। एक थॉट की बात बताना चाहता हूँ। दुबई को थॉट आया, दुबई प्रोग्रेस कर रहा है इतना। हाँ जी। दुबई के पास गर्मी ज़्यादा रहती है वहाँ पे, तो उनको भी थॉट आया कि हम आर्टिफिशियल क्लाउड बना के हम बारिश करा लें। मतलब जो काम इसरो कर रहा है वो काम हम करा लें, ऐसी थॉट आई। तो लास्ट 2 ईयर पहले भी उन्होंने ऐसा किया। तो 2 डेज में इतनी बारिश हो गई जो कई सालों में नहीं होती। तो उनकी जो बनाई हुई मशीन है वो भी फेल हो गई। तो यूनिवर्स से कोई पंगा ले वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। टाइटैनिक जो अपना जहाज था उसको भी एक चैलेंज किया गया था कि इसको तो गॉड भी नहीं डुबा सकता। उसके साथ क्या हादसा है वाकिफ है वो। एक रिसेंटली अपना यूएस के अंदर हादसा हुआ था, जनवरी फरवरी के अंदर लॉस एंजलिस में पूरा एक फायर हुआ था। उससे एक दिन पहले एक इवेंट था वहाँ पे, जितने भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनका। तो वहाँ भी गॉड को चैलेंज किया गया। अच्छा। कि गॉड इज जीरो, गॉड को 0 नंबर मिल रहा है, हंस रहे थे। तो यूएस के अंदर जो हादसा है वो सभी ने देखा है कि यूनिवर्स 369 गॉड से पंगा लेने पे क्या होता है। जहाँ पैसा पावर कुछ भी काम नहीं आता, अगला पल क्या होना है कि किसी को पता नहीं है। हम भाग दौड़ जिस रेस में कर रहे हैं वो भाग दौड़ भी लंबी नहीं रहने वाली। इतनी अर्थ के ऊपर इतना खतरा है, इसका सॉल्यूशन करना हम सिर्फ सरकारों के ऊपर छोड़ दें कि सरकार करें। तो सरकारें 29 ईयर से मीटिंग्स कर रहे हैं, कोप की मीटिंग्स, वो प्रयास कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सभी की प्रॉब्लम है, ये सभी की गलत हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम हुई है, जाने अनजाने हुआ है ये। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमको यूनाइट होते हैं। तो यूनाइट होने के बाद हम जिस रेस के लिए भग रहे हैं वो प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाती है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ का समाधान है। एआई आ गई है, जो काम टाइमली, जो बहुत टाइम से होता था वो काम फास्ट होने लगा है। आज जेप्टो, ब्लिंकिट की सर्विसेज आती हैं। आज इससे पहले 10 साल 20 साल पहले कुछ भी अपने को चीज़ मंगानी होती थी, लेके जानी होती थी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। तो हमको हर चीज़ को सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, हर चीज़ को स्पीड अप करना चाहिए। हमको सर्विसेज को जेप्टो, ब्लिंकिट की तरफ फास्ट हमको करना चाहिए। सेव अर्थ मिशन एक पेड़ माँ के नाम पे करते हुए हम सब लोग यूनाइट होते हैं हुए हैं। तो कम्युनिटी ड्रिवन हम लाखों लोग, करोड़ों लोग मिलके हम कार्बन एमिशन को कम करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं से बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट होती हैं। क्लाइमेट को क्लीन करने से काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं। $100 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से पूरा देश हम यूनाइट होके हम भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। काफ़ी सुंदर बात कही है। सो संदीप जी, काफ़ी बड़ी जर्नी रही है। इस इतनी लंबी सी जर्नी में ऐसा कोई लाइफ का पॉइंट कि जहाँ पे आपको बहुत ही डाउन लगा हो और फिर आपने वापस से ऐसे कमबैक लिया हो?
एग्जैक्टली जब मैं दुबई से बुर्ज खलीफा से ऑफिस से उतना टॉप लेवल पे जाके ग्राउंड के ऊपर आते हैं, तो उन लोगों को पुरानी जर्नी वेस्ट लगती है कि इतना बड़ा जर्नी एक्सपीरियंस मोदी जी से मिले हुए, इतने स्टार्टअप किए हुए। हाँ जी। उनको उसी टाइप का बंदा लगता है। फिर वो इंसान जब प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, हाँ जी। मीडिया में आर्टिकल छपते हैं, जी जी। तो टांग खींचने की कोशिश की जाती है कि इसको कैसे पीछे किया जाए। तो मेरे पीछे भी षड्यंत्र हुआ। जब इतना बड़ा नेक काम जो खुद के लिए नहीं कर रहा था, खुद के लिए नहीं जी रहा था, मैं दुनिया के लिए जी रहा था। जी जी। इस तरह का षड्यंत्र रखा जाए, किस तरह से इसको गिराया जाए करके पर्सन ने प्रॉपर एक नेगेटिव आर्टिकल ड्राफ्ट किया मेरे बारे में। अच्छा। कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जाए। अच्छा। तो जितने भी CBI, ED, ATS, EOW जितने भी एजेंसीज हैं उनको भेजा गया। मोदी जी के साथ में फोटोशॉप के साथ में मेरी डिग्रियां गलत है, मैंने 3000 करोड़ का स्कीम कर लिया, इस टाइप का लेटर पूरा शेयर किया गया। अच्छा। तो सारी डिपार्टमेंट के अंदर एक मैसेजिंग करा दिया गया कि संदीप चौधरी को कोई हाथ लगा लेता है तो 50 करोड़ रुपए यूं ही दे देगा। अच्छा। तो मैं दुबई जाने की प्लानिंग थी कि कंप्लीटली तैयारियां हो गई। हाँ वहां जाके मैं पूरा कंक्लूड कर दूं अपने आप को, पूरी जर्नी को, सफर को एक साथ करके कि एग्जैक्टली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पूरा विजन उनके सामने रख दूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे उससे पहले ही मुझे जयपुर की एजेंसी है ATS, उन्होंने मुझे अरेस्ट करके इंक्वायरी हुई मेरी, क्योंकि उनको तो पता नहीं ना, उनके पास तो कोई भी एप्लीकेशन जाएगी वो तो इंक्वायरी तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेप्थ के अंदर पूरी मेरी जांच हुई। उस दिन तो मैं सोच लिया था मेरी आज फोटो खींचनी है यहाँ पे। पूरा उन्होंने घर तलाशी, ससुराल गए, ये एकदम गहराई से डेप्थ से जांच हुई काफ़ी दिनों तक, लेकिन उन्होंने देखा चला कुछ नहीं है तो फुकड़ नंगड़ है, तो उन्होंने उस एजेंसी ने छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे पासपोर्ट रिलीज किया, मैं दुबई जा रहा था। हाँ। कि अब जाके मैं पूरा इतिहास बता देता हूँ, पूरी जर्नी को कंक्लूड कर देता हूँ और अब की क्या एग्जैक्टली मेरा मिशन है। अच्छा। उस दिन उड़ीसा से EOW है, एजेंसी होती है, उनका मेरे एयरपोर्ट के ऊपर LOC जारी किया हुआ था कि जा नहीं सकता मैं। अच्छा। तो वो मेरे को उड़ीसा से लेने के लिए आए। एक एजेंसी जांच कर चुकी थी सेम मैटर पे, दूसरी एजेंसी आ रही है। फिर मैंने बताया पूरा कि ये काम कर रहा हूँ, ऐसे से है। तो मेरे को एक दिन बोल के मेरे को ले जाना चाहा। तो जब ले जाते हैं तो कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। हाँ जी। कि आप इनको बोलना मत कि आप कुछ आर्गुमेंट मत करना कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। साथ में मेरे कुछ फ्रेंड सर्किल भी थे, उन्होंने बोला यार आप क्यों अरेस्ट हो रहे हो, 8-10 बार बोला। तो मैंने कहा एक दिन का बोल रहे हैं, जगन्नाथ की धरती पे जाके आ जाएंगे। ठीक है। तो एक दिन के लिए वहाँ पे ले गए। जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, 80,000 की फेक कंप्लेन दर्ज हुई मेरे खिलाफ। वो जो 3000 वाला करोड़ वाला फिगर था वो 1000 करोड़ हो गया। और उसके बाद मेरे को जब लेके गए उस फिगर को 200 करोड़ का फिगर कर दिया। अच्छा, ऐसा। ठीक है। उसके बाद में कन्वर्जेशन हुआ मेरा, उससे पहले कोई कन्वर्जेशन नहीं, 200 करोड़ का फिगर कर दिया, मीडिया में दे दिया कि जो चीज़ें स्टार चाहिए होती हैं। हाँ, अभी जो भी काम है, सिस्टम है, वो सॉल्यूशन पे काम नहीं करता, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर अपनी प्रोग्रेस के लिए, प्रमोशंस के लिए काम करते हैं। हाँ। फिर पूछा गया फंड कहाँ है, तो क्या लग रहा, क्या फील आ रहा था आपको? डर? ना मैं अपन सच्चे आदमी को डर किसी चीज़ का। सही है। मेरे को वहाँ के एक इंटेलिजेंट जो डिवाइस पे बार बार पूछ रहे थे, मैंने कहा बुलाओ आपके IG को। पूरा हमारी IO सब इकट्ठा हो गई, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन उनको दिया कि क्या काम कर रहा हूँ मैं। ग्लोबल वार्मिंग ये प्रॉब्लम है, दुनिया की टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका समाधान, ये प्रॉब्लम हम सब लोगों की वजह से बढ़ी है, इसका समाधान हम सब लोगों को करना है, इसलिए मैं कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मेरा वो देख के कि आप तो किसी क्लाइंट को समझाते हो, इस टाइप से समझा रहे हो आप। जी जी जी। ठीक है। मतलब वो डर ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस और भी 4 गुना बढ़ गया। एग्जैक्टली। तो पूरा, लेकिन उनकी तरफ से पूरा कोऑपरेशन नहीं रहा। मैंने को 8.5 महीने की जर्नी मैंने जेल में निकाली। अच्छा। और वहाँ पे भी लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन मेरे लिए वो ताकत है। मैंने सभी से कम्युनिकेट किया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, लोगों की थॉट्स कैसे काम करती हैं। वाह। तो आज जेल के अंदर भी आप ये कर रहे थे? ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे ये फ़ोन से कट ऑफ हुआ। हाँ। जब मैं शांति से बैठा, 101 स्टार्टअप कंप्लीट किए हुए थे, इतनी कम्युनिटी कनेक्टेड थी, तो मैं शांति से जब बैठा, सारे डेटा को जब मैंने एनालाइज किया
हाँ। कि इतने लाखों लोग, इतने करोड़ों लोगों को एक इकोसिस्टम से कनेक्ट किया जाए। इससे पहले आपके ये काम किया। इंसान की लाइफ में जो पुराने कर्म किए हुए हैं वो काम कभी भी रिपीट कर सकता है, वो याद रहते हैं उसको। तो हर चीज का समाधान आ गया है मेरे को कि अर्थ में ये प्रॉब्लम है, इनके ये प्रॉब्लम के ये समाधान है। अच्छा, वाह। तो वो मेरे लिए ताकत था। सब लोगों से कन्वर्जेशन किया कि किस तरह से क्रिमिनल माइंड वर्क करता है, कैसी उनकी थॉट रहती है। तो आज लाख 1.5 लाख रुपए के लिए किसी के हाथ पैर तोड़ देते हैं। वो चीजें अच्छी सोच रख के भी किया जा सकता है। हाँ, मतलब सच बात है। मतलब वहाँ पे भी आप ये ट्राई कर रहे थे कि लोगों को आप और अच्छे से समझ पाओ। एग्जैक्टली। और उनकी प्रॉब्लम को समझ के उसके बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाओ। बिल्कुल। काफ़ी सुंदर सोच रही है आपकी हमेशा से। तो लोगों के लिए वो नेगेटिव पॉइंट रहा, लेकिन मेरे लिए वो ताकत था। उसके बाद में वहाँ से फ्री होने के बाद में मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं कोई भी व्यापार करके 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमाना किसी बिजनेस में कोई मुश्किल नहीं है। जी जी जी। लेकिन मैंने सबका ऑप्शन चूज किया कि सबका भला कैसे हो, अर्थ कैसे बचा हो, उसके ऊपर वर्किंग किया। दिन रात एक किए। हम जो काम करते हैं, हमारे साथ के लोग, सामने कुछ होते हैं, पीछे से कुछ होते हैं। मतलब आज जो मैं सिचुएशन में हूँ ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। बहुत कॉल वॉल्यूम ज़्यादा है मेरी लाइफ का। मैं ये फर्स्ट नंबर है। तो अभी जो प्रमोशन चल रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सब चीज़ों को एक मैनेज करना, तो एकदम उस लेवल पे एक मतलब जो ये अचीवमेंट्स है ये आम बात नहीं है। एक सफ़र आसान नहीं रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक सेलिब्रिटी हो गए हैं? सेलिब्रिटी नहीं, हम एक देश प्रेमी, एक धरती माता के प्रेमी बन के एक आम इंसान की तरह रहना चाहते हैं। इससे पहले ज़रूर मेरा एक प्लानिंग था कि अपने आप को कहीं इस्टेब्लिश करना है। तो इतने स्टार्टअप्स किए हैं, किस तरह से मार्केट में एंट्री मारें। तो जयपुर में मैं दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक बाबा की तरह एंट्री करने की प्लानिंग थी मेरी। अच्छा। मैंने एक स्टार्टअप से 9,000 पंडित भी मैंने लाइनअप बुक करा दिए थे। अच्छा। हाथी, घोड़े, ड्रोन से बहुत बड़ी एंट्री में जयपुर में मारने वाला था। फिर क्या हुआ? ये जब एयर इंडिया हादसा हुआ, हाँ जी, उसके बाद में मैंने कहा भाई हर चीज़ यूनिवर्स के कंट्रोल में है, सतर्क हो गया है। ये बोलेगा बन रहा है बाबा जी, सीधा एक सब कुछ कंट्रोल में है। कुछ मक्खी भेज दी, कुछ भी भेज की 1 मिनट में लेके जा सकता है। सीधा ले जाके कुछ गलत करे, उल्टा लटका देगा। सीधा बोलेगा कि भैया बन रहा है बाबा जी, ऐसा तो नहीं, इंसान की तरह, मिनखों की तरह धरातल पर रह के कुछ काम कर लें। तो एकदम मैं सारे भाइयों की तरह उसी तरह से जाना चाह रहा हूँ। ग्राउंड के लेवल पे हम काम करेंगे। सो संदीप जी, बिगेस्ट केस स्टडी ऑन अर्थ के बारे में आप थोड़ा और विस्तार में बताएं। तो भाइयों, चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। आज हम जिस रास्ते हम चल रहे हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे हम डेंजर स्थिति में हैं। और आज एनवायरनमेंट के प्रति समन्वय बना के हम चलेंगे तो उससे ज़्यादा अचीवमेंट पा पाएंगे। एक दूसरे के ऊपर जो अविश्वास की भावनाएं हैं उसको अपन ख़त्म करना स्टार्ट करें। जो एजुकेशन लेके लाखों करोड़ों लोग एक जॉब के पीछे भग रहे हैं, 200-500 नौकरी निकलती हैं और कई लाखों लोग उस नौकरी के पीछे लगते हैं। वो डेटा को एनालाइज कीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इतने लोगों का अचीवमेंट मिलना है, फिर हम क्यों भग रहे हैं। तो नौकरी माइंडसेट से ओनरशिप माइंडसेट पर रखिए। आप 5-10 लोग मिलके, ग्रुप ऑफ लोग मिलके क्या बेहतर कर सकते हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन ही बिजनेस है। सॉल्यूशन की तरफ फोकस कीजिए, अपने आप पैसा आएगा। आज आप सभी भारत के एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनका नाम मात्र भारत में ही नहीं पर विदेश में हर एक कोने में गूंज रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेव अर्थ मिशन के इंडिया चैप्टर के हमारे प्रेसिडेंट, जिन्होंने 1 घंटे में 5 लाख वृक्ष उगा के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और इतना ही नहीं, फोर्ब्स, रॉयटर्स, टेडेक्स, बिजनेस इनसाइड में जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है।